स्टार्ट कर दिए। अच्छा, तो ग्रेजुअल होता है, कम्युलेटिव होता है, लेकिन मुसलसल उसकी जो है ना वो मुकम्मल तौर पर ग्रोथ हो रही होती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि उसका ना जो है ना एक दिन हाथ निकल आया एक, दूसरे दिन दूसरा हाथ निकल आया, तीसरे दिन उसकी टांगे बड़ी हो गई, एक बड़ी हो गई दूसरी, यानी पूरे जिस्म की मुकम्मल ग्रोथ मुकम्मल तरीके से चल रही होती है और ग्रेजुअल चल रही होती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर इसको चलने बोलने के में मिसाल दें, तो अल्फाबेट, पहले बच्चा पहले वो सीखेगा, फिर वर्ड बोलना सीखेगा, फिर सेंटेंस की और ये तो नहीं कि पहले दिन वो बड़े बड़े सेंटेंस सीखना शुरू कर दे, ये नहीं होता, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट इज नॉट ग्रेजुअल, इट इज कंटिन्यूअस। ये मुझे बहुत से दोस्तों ने ना ये सवाल पूछते हैं कि सर ये कैसे हो गया कि आप अभी पिछली में हमने कहा कि डेवलपमेंट ग्रेजुअल है, इसमें कहते हैं डेवलपमेंट ग्रेजुअल नहीं है। देखिए जीन प्याजे की थ्योरी हमने आज रात वही चैप्टर पर टॉपिक पढ़ना है, जीन प्याजे का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीन प्याजे की थ्योरी के अंदर वो बात करता है कि जो है ना, वो कहता है कि 0 से लेकर 2 साल तक सेंसरी मोटर स्टेज, 2 से लेकर 7 साल तक वो प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 तक कंक्रीट, 11 से 19 साल तक वो कहता है फॉर्मल। अब वो स्टेजेस बना रहा है, और वो इसका स्टेजेस मतलब क्या है कि इतने साल तक इतनी ग्रोथ होगी, उसके बाद अगली ग्रोथ होगी। तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग ये ग्रेजुअल नहीं है और डिसकंटिन्यूअस है, जबकि हमें आज रात ही पढ़ना है सोशल लर्निंग थ्योरी 8:30 बजे। उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो है, उसके अंदर हम देखेंगे कि वो कहता है कि जो वगॉसी कहता है कि कंटिन्यूअस है, और जबकि जो जीन प्याजे कहता है ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस में वो स्टेजेस के अंदर देखता है, तो वो कहता है एक स्टेज के अंदर एक चीज सीख ली है और दूसरी स्टेज के अंदर दूसरी चीज देखेगा, जबकि वो वगॉसी इसकी मुखालफत करता है। हम रात को इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, हर डेवलपमेंट की मुकम्मल इंटर रिलेटेड है, जैसे पहले बताया कि कोई ये नहीं है कि एक चीज पहले सर पूरा हो जाए, बड़ा हो जाए, फिर उसकी टांगे शुरू हो जाएंगी, फिर बाजू शुरू हो जाएंगे, हर चीज इंटर एक दूसरे के साथ रिलेटेड सभी बढ़ रही होती है। और इस तरह डेवलपमेंट चेंजेस और जनरल टू स्पेसिफिक, पहले लाइक मूविंग अ चाइल्ड एंड मूविंग अ मैन, ये बच्चा का मूव करना और होता है, फिर उसके बाद मैन का मूव करना और होता है, ऐसा ऐसा जनरल टू स्पेसिफिक चल होता है। पहले उसे पता होता है कि मैंने जनरली ये काम करना है, यानी इसको आसान एग्जांपल में दूं कि एक बच्चा चलना शुरू करेगा, तो चलने शुरू करने से मुराद ये नहीं कि वो आप कहेंगे कि चल के वो चीज उठा के लेके आओ, वो तो स्पेसिफिक हो जाएगा कि चल के जाओ वो चीज लेके आओ, वो उसमें अभी नहीं आता। सिंपल टू कम्प्लेक्स चलती है, ठीक है। इंटीग्रेशन, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना, इंटीग्रेशन है, सारी जो डेवलपमेंट होती है एक दूसरे से जुड़ी होती है। अजमिलेशन अकोमोडेशन कंसेप्ट आज रात हम वो देखेंगे जीन प्याजे की थ्योरी के अंदर। अच्छा, इसके बाद है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज मॉडिफाइएबल, डेवलपमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है, कैसे, जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं इसको, करतब कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उनको ट्रेन किया होता है, उनको क्या किया होता है, ट्रेन किया होता है। तो यहाँ पे ये बात करता है कि ये जो डेवलपमेंट है मॉडिफाइएबल है, कि आप ट्रेन करके लोगों को बदल सकते हैं। और हर डेवलपमेंट की एक डायरेक्शन है, वो फेलो कार्डल अप्रोच बात की कि हेड टू टो जो है वो फेलो कार्डल, और सेंटर टू आउटवर्ड हमारे पास वो आ जाएगा प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला टेबल आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है, कि बच्चे की ग्रोथ के कितने फेजेस हैं, 7 फेज हैं। पहले फेज के अंदर क्राई है, यानी जो बच्चा 0 से लेके 1 मंथ का होता है ना, तो वो उसका रोता है, उसमें किसी की अटेंशन भूख लगी है या कोई मसला है, तो वो रो के पुकारेगा। और दूसरा क्या है, कूइंग, जब बच्चा जो है ना वो 6 मंथ तक कूल करता है, यानी उसको वावल इस तरह बच्चा जो है ना बात कर रहा होता है 6 मंथ तक, तो इसे कूइंग बोलते हैं। फिर 6 से 9 महीने तक, 6 से 9 महीने बच्चा एक कॉन्सोनेंट और वावल को मिलाता है, एक का बा, बा, दा, दा, अलग अलग बा, दा, इस तरह करके। और फिर जो 9 से 12 साल तक बच्चा होता है, वो इस काबिल होता है कि एक वर्ड जो है वो बोल सकता है कॉन्सोनेंट और वावल को मिलाकर, बाबा, मम्मा, डॉगी, कैटो, इस तरह का जो बच्चा बोलता है वो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास इसका फोर्थ फेज हो गया, जिसमें 9 to 12 मंथ एक वर्ड बोलता है, 2 वर्ड बच्चा 2 सालों के अंदर कंप्लीट है, 2 लफ्ज बोल सकता है कि भाई, अज्जा, नो डॉग, नो कैटो, इस तरह कैटो चली गई। और इसी तरह 3 से 4 या 3 साल तक बच्चा जो है ना पूरे छोटे छोटे 3 वर्ड के सेंटेंसेस बोल देता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा बेटा है, और क्योंकि जिन चाचा ने भी जो अपनी थ्योरी दी थी वो 3 अपने भांजों के ऊपर दी थी रिसर्च करके, और मेरे भी 2 बेटे हैं, और मैं भी उनको, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी हम जो है लेक्चरर हैं और साइकोलॉजी में हमारा इंटरेस्ट है दोनों का, तो हम चीज़ें देख रहे होते हैं कि ये बच्चा जो ना, अभी मेरा बच्चा 2 साल का है, और वो सारी बातें कर रहा होता है कि भाई उधर चला गया है, छोटे भाई का बताता है,
कि उसको जो है ना वो उधर से कैट तो आ जाएगी। तो ये चीजें इसको हम मतलब ये ले रहे होते हैं कि वो बच्चा जो है वो टाइम से पहले यानी उसकी ज्यादा बोलना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, सेवंथ है 4 to 5 सेंटेंस। 4 ईयर के अंदर बच्चा अब 4 से 5 सेंटेंस से यानी मीन वहां पे वो काफी वोकेबलरी की बात भी करते हैं आगे कि कितनी वोकेबलरी सीख लेता है। ये देखें, जब बच्चा हमारे पास एक होती है एक्सप्रेसिव वोकेबलरी, एक रिसेप्टिव। एक्सप्रेसिव होती है कि बच्चा बोलता कितना है, और रिसेप्टिव होती है कि वो समझता कितना है। पहले रिसेप्टिव वोकेबलरी होती है, फिर उसके बाद जो होती है वो एक्सप्रेसिव वोकेबलरी होती है। यानी बच्चा पहले समझता है कि ये जो मुझे पानी पीना है, उससे समझ आएगी मुझे पानी ये वाली चीज होती है, लेकिन बाद में बोलेगा कि मुझे पानी दें। इसी तरह 2 से 3 साल तक ये बच्चा 450 वर्ड तक सीख चुका होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सबके बच्चे भी होंगे मतलब यहाँ पे जो है जिनके नहीं है, अल्लाह ताला उनको दे। जो बच्चे हैं ना, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बात किया करें। साइकोलॉजी कहते हैं कि अगर आप बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाना चाहते हैं, आप बच्चे से ज्यादा गुफ्तगू करें। जितनी ज्यादा गुफ्तगू करेंगे उसकी वोकेबलरी में इजाफा होगा, वो अपने, क्योंकि बच्चा इन दिनों में अजमिलेशन और अकोमोडेशन के प्रोसेस में होता है। तो वो चीजें मुसलसल प्रोसेस में चल रही होती हैं कि क्या ये चीज मुझे पहले पता है, नहीं पता, नहीं पता, तो वो क्या अगर डिस्कम्फर्ट में डिसइक्विलिब्रियम स्टेज में आएगा। फिर उसके बाद बच्चा नई बात सीखेगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। तो अकोमोडेशन जमीलेशन कंटिन्यूसली चल रही होती है, बच्चा सीख रहा होता है, तो बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा बातें किया करें। ठीक है। बाकी इसको हम ना रात को इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे। 2600 वर्ड जो है ना बच्चा 6 ईयर तक सीख लेता है। और इसके अलावा ये एक सवाल है, इस सवाल देख लीजिएगा खुद ही। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंट हेरिडिटी का। इन्वायरमेंट क्या होता है? वो माहौल जहाँ पे बच्चा रह रहा होता है, और हेरिडिटी वो जो विरासत में है। अब आप खुद सोचिए, पहले बताइए कि एक जो बच्चा है उसकी उसके लिए हेरिडिटी ज्यादा इन्वायरमेंट होगी कि इन्वायरमेंट। मैं पहले मिसाल देता हूँ आपको। मेरे 2 बच्चे पैदा हुए हैं। एक बच्चा जो है वो मैं उसको, यानी दोनों जितने मेरे बच्चे हैं हो सकते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ हेरिडिटिकल फैक्टर हो। चलो ये मिसाल में लेते हैं, ये लेते हैं। एक बच्चा अमीर के घर पैदा हुआ है और एक बच्चा गरीब के घर पैदा हुआ है। जो बच्चा अमीर के घर पैदा हुआ है वो बच्चा ज्यादा जीनियस होगा, जो गरीब के घर पैदा हुआ वो ज्यादा जीनियस होगा। बेसिकली जो बच्चा अमीर के घर पैदा हुआ वो ज्यादा जीनियस होगा। क्यों? ये इस वजह से कि अमीर के बच्चे को लाइफ मतलब फैसिलिटेटेड होगी, उसके पास गैजेट्स होंगे, उसके पास उसका एक्सपोजर होगा, उसे वो पार्क में लेके जाएंगे, उसे वो पिकनिक पे लेके जाएंगे, उसे घर से बाहर वो एक्सपोजर होगा, बड़े बड़े मॉल्स में जाना। यानी बच्चा नई नई चीजें देखेगा, नई नई चीजों से उसका इंटरेक्शन होगा। वो बच्चा ज़हीन होगा। और गरीब के घर पैदा होने वाला जो एक घर के अंदर ही उसकी सारी दुनिया है, और फिर इर्द गिर्द सिखाने वाले लोग भी वो भी एक पूरे सूरे हैं, तो इस तरह करके वो बच्चे की ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी। तो बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है इसका ज्यादा किरदार है, और मैं भी इसी को बिलीव करता हूँ कि इंसान की जो इन्वायरमेंट है उसका उसकी ग्रोथ के अंदर, उसकी डेवलपमेंट, उसकी कामयाबी के अंदर इन्वायरमेंट का ज्यादा किरदार है। हेरिडिटी है जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये नेचर भी इसी तरह कहते हैं कि नेचर जो होता है ये हेरिडिटी को कहते हैं, नर्चर इन्वायरमेंट को कहते हैं। तो टैबुलर रासा जो है जॉन लॉक वो भी यही बात करता है कि ह्यूमन, वो कहता है एक स्लेट की मानता है, ब्लैंक स्लेट की मानता है इंसान। और उसको आप जो है वो जिस कदर जो चाहे उसके ऊपर लिख लें। यानी जितना अच्छा इन्वायरमेंट देंगे बच्चे की उतनी ग्रोथ होगी, जितना बुरा इन्वायरमेंट होगा बच्चे की उसमें जो है ना वो ग्रोथ बुरी होगी उसकी। इसके बाद जी हम देखते हैं, कॉल एक मिनट सुना रही है, फिर उसके बाद जैसे स्कूल ऑफ थॉट है, स्ट्रक्चरिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट, ह्यूमनिस्टिक, साइकोएनालिसिस, ट्रांसपर्सनल, इनको हम बारी बारी देखते हैं। इससे पहले एक टॉपिक है पेरेंटिंग स्टाइल। हमारे पास 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल है। एक तो बोलते हैं परमिसिव स्टाइल। क्या बोलते हैं? परमिसिव। परमिसिव ये होता है कि जिसके अंदर आप बच्चे को फुली जा रहे हैं। बच्चा मेरे पास आता है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे बेटे मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं यार बाबा हमने जो है ना वो शॉपिंग करने जाना है, तो मुझसे इजाजत लेते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है बेटा, आप जा सकते हैं, और ख्याल से फलां दोस्त के साथ जाना है, ठीक है। इस तरह मैं बताता हूँ उनको। ये एक परमिसिव स्टाइल होगा, ये बच्चों की बात सुनी गई है, उन्होंने जो बात की है मैंने उनको एक इंडिपेंडेंट जो है ना उनकी बात मानी है, उनको काम करने दिया है। अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव होगा, बच्चे मेरे पास आए कि अब हमने शॉपिंग पे जाना है, तो मेरे बेटा ठीक है, लेकिन यूं करते हैं कि हम शाम को शॉपिंग पे चलते हैं और आप मेरे साथ ही आएंगे, आपने किसी और के साथ नहीं जाना। बच्चे कहते हैं बाबा हमने जो है ना वो जाना है, वो फलां दोस्त के साथ जाना है। मैं कहता नहीं, वो दोस्त के साथ नहीं जाना बेटा, वो ठीक नहीं है और हम इकट्ठे चलेंगे। अब ये जो चीज है, जब जिसके अंदर हम अपने किसी को यानी बच्चे की थोड़ी मान रहे हैं, अपनी ज्यादा बनवा रहे हैं, सुन रहे हैं बच्चे की। वो बच्चा फ्री टू आस्क, फ्री टू टेल, अपनी वो ओपिनियन का इजहार कर रहा है, राय इजहार कर रहा है, लेकिन मान रहे अपनी राहों को। ये अथॉरिटेटिव होगा। अथॉरिटेरियन स्टाइल ये होगा कि जिसके अंदर हम अथॉरिटेरियन ना उसकी सुनता है
यानी उसकी बात हम नहीं सुनते बच्चे की। वो जो बात करते कहते बाबा मैंने उस बच्चे को बोलने की इजाजत ही नहीं है, जो मैं कहूंगा वही होगा, अथॉरिटेरियन होगा। अथॉरिटेटिव अथॉरिटेरियन में फर्क समझे। अथॉरिटेरियन फुल्ली डिक्टेटरशिप होती है, यानी जिसके अंदर बच्चे की नहीं मानी जाती, वालिद अपनी मनवाता है, तो अथॉरिटेरियन होगा। अथॉरिटेटिव होगा जहां बच्चे की सुनी जाती है और लेकिन की अपनी जाती है, हो सकता है बच्चे की बात भी उसके अंदर आ जाए लेकिन अपनी बनवाई जाती है, तो अथॉरिटेटिव होगा। परमिसिव स्टाइल होगा जिसके अंदर जो है वो बच्चे की यानी उसकी जो है ना वो बात सुनी भी जाती है, मानी भी जाती है। इसके अलावा निगलेक्टेड अनइन्वॉल्व, यानी यहाँ पे पेरेंट्स जो है बच्चे को खुली छूट दे, जो दिल करता है बच्चों को, मुझे बताने की जरूरत ही कोई नहीं, तुम्हारा दिल करता है वो करो, ठीक है। तो वेरी लिटल यानी उनको सपोर्ट गाइडेंस या मॉनिटरिंग वाले की तरफ से मिलती है, इसे अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, नेगलेक्ट पेरेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। इस सवालों को देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं स्कूल ऑफ थॉट। ये 9 मिनट रह गए हैं हमारी इस आज का लेक्चर खत्म होने में। 2 बज के 10 मिनट, चलो कोशिश करेंगे कि एक जो है ना वो 10-20 मिनट और ज्यादा लगे तो दोबारा जो है वो क्लास स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी लिंक से दोबारा क्लास ज्वाइन होगी। अगर ये क्लास खत्म होती है तो 2 मिनट के अंदर दोबारा सारे ज्वाइन हो जाइएगा। जब मुझे एक जनाजे पे भी जाना है तो इसलिए जो है वो हम इस ये कल वाला काम को खत्म करें। हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये हमारे पास जिन साथ हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। देखिए स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट ये ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है, तो ये बात करते हैं कि चीजों को जो है उनको पीसेस को देखते हैं, चीजों के स्ट्रक्चर, हैबिट, यानी चीजों को देख रहे होते हैं हम, ये बनी कैसे है। यानी जैसे केक है ना, आप बाजार से केक लेके आते हैं, बर्थडे केक, और आप कहते हैं कि केक है। आप अगर मैं कहता हूँ कि केक ये किस चीज, ये किस कौन से इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, इसके अंदर फला फला चीजें हैं। अब मैं अगर इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच हो जाएगी। और अगर मैं ओवरऑल केक की बात करूँ, यार ये बड़ा स्वीट है, बहुत जबरदस्त है केक, तो ये मैं इसकी बात कर रहा होता हूँ कि ये फंक्शनलिज्म की बात कर रहा हूँ कि इसका फंक्शन ये है। तो स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो है वो चीजों को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों के अंदर जो चीजों को देख रहे होते हैं। एक तो ये सबसे ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, विलियम वोंट जो है वो, उसने 1832 में पैदा हुआ, 1920 के अंदर उसकी वफात हुई। उसने ये जर्मनी के अंदर लिप्जिग जर्मनी के अंदर पहली दुनिया की जो है साइकोलॉजी की लैब बनाई थी 1879 के अंदर, ठीक है। कब? 1879 के अंदर लिप्जिग जर्मनी के अंदर दुनिया की पहली साइकोलॉजी की लैब बनाई थी, जिसके ऊपर इंसानों और जानवरों दोनों ने जो है ना उसको एक्सपीरियंस किया था। इंसानों के माइंड को पढ़ने के लिए बनाई गई थी। और उसके अलावा इसका एक शागिर्द भी था जो बाद में इसको ज्वाइन किया, वो था टीचर टिचनर जो भी, जो साथ में उस लेबोरेटरी के अंदर उनके साथ काम किया था। ये राइट वाला बाबा जो है, लेफ्ट वाला बाबा ये है वोट है, और जो राइट वाला है ये टिचनर है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये इनका काम यही है कि ये चीजों को साफ को देखने की बात करते हैं ना। तो ये कहते हैं कि ब्रेक डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू मोस्ट बेसिक कंपोनेंट चीजों को। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास पेन आता है, अब मैं कहता हूँ पेन को कि ये पेन की निब है, ये पेन की कैप है, ये पेन की जो है ना बैक साइड जहाँ से स्याही डालते हैं, इसको पार्ट्स में देख रहा हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच आएगा। पेन लिखता है कि नहीं है, ये मेरी क्या आ जाएगी, ये मेरी फंक्शनलिज्म अप्रोच आ जाएगी। जैसे मैं कहते हम कहते हैं ना, चलती के नाम गाड़ी, गाड़ी जितनी भी कोड़ी हो, जितनी भी बुरी हो, लेकिन चल रही है तो वो गाड़ी है। तो ये जो हम चल रही है तो गाड़ी है, इसको हम क्या कह रहे होंगे कि ये मेरे फंक्शन को देख रहे होंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं यार ये गाड़ी कोई नहीं, कमाल की है, इसका फला चीज टूटी है, फला फला, इस तरह की अप्रोच होती है, तो वो मेरी क्या होती है, स्ट्रक्चरिज्म अप्रोच होती है। और इसके अलावा इंट्रोस्पेक्शन का मेथड टीचर ने दिया था, इसका ये बहुत ओल्डेस्ट मेथड है। और साइकोलॉजी के अंदर अपनी जात को ऑब्जर्व करना, अपनी जात का एनालिसिस करना, मैं क्या सोचता हूँ, क्या मैं करता हूँ, मैं मेरी क्या हैबिट्स है, अपनी जात का एनालिसिस करना, अपने आप को अच्छा बुरा जो है देखना, तो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। और ये नॉन साइंटिफिक मेथड है, यानी साइंटिफिक नहीं है। अपनी जात को कोई कैसे जज कर सकता है, मैं कहूँ जी अपनी इंट्रोस्पेक्शन का कल मुझे रिपोर्ट जमा करवाओ। अब ये कोई किसी बंदे से मैं कहता हूँ, वो अपनी जात को कैसे हो सकता है बाइस हो जाए, वो अपनी बुरी बातें थोड़ी बताएगा। इसके अलावा जी हम आते हैं अगले फंक्शनलिज्म वाले काम की बात करते हैं। ये इसका था विलियम जेम्स 1842 से 1910 के अंदर। और ये फंक्शनलिज्म का बानी भी है। डार्विन की थ्योरी जो है उससे ये इंटरेस्ट था, इसने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इसने बुक लिखी थी। और ये कहते हैं कॉन्शियस को, माइंड को जो है ना ये ज्यादा अहमियत देते हैं। और इसके अलावा जॉन डेवी जो है वो भी इससे इससे ज्यादा मुतासर था। ये चीजों के काम को देखते हैं, यानी वो जैसे पेन आया था ना, ये कहते हैं पेन लिखता है कि नहीं है, गाड़ी चलती है कि नहीं है। ये कहते हैं चीजों का फंक्शन, चीजें काम करती हैं कि नहीं करती। यानी मैं इसको एक और मिसाल देता हूँ। आप सारे लोग एसपीएससी और पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपका ये तैयारी करना जो है,
यानी आप एक रोजाना की बुनियाद पे अपना टाइम टेबल बनाती हैं, शेड्यूल बनाती हैं, आज मैंने ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ये सारी चीजें जो है आपकी चल रही हैं डेली बेसिस में, आप जो पढ़ रही हैं, ये आएगा फंक्शनली उसके अंदर, स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, कि मैंने आज ये मैंने टाइम टेबल बनाया है, मैं इसको ये मैंने काम कर लिया, ये कर लिया, ये स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर है। फंक्शनलिज्म के अंदर क्या होगा कि आप पीपीएससी क्रैक करते हैं या नहीं करते हैं, आप एसपीएससी क्रैक कर गए हैं कि नहीं कर गए। यानी जो रिजल्ट को देख रहे होते हैं ना, वो होते हैं ये फंक्शनलिज्म वाले, और जो प्रोसेस को देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, वो होते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है। इसके अलावा आज जैसे बिहेवियरिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट और बहुत अच्छा स्कूल ऑफ थॉट है। ये साइंटिफिक साइंटिफिक अप्रोच है। बाकी सारे जितने स्कूल ऑफ थॉट है साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, इसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच है। ये इंसानों के रवैये, बिहेवियर वगैरह को देखते हैं। ये भी वाटसन ये बिहेवियरिज्म बानी था, और उसने कहा था कि तीन जो है ना वो इन बर्न इंसान के इमोशंस हैं, लव, फियर, एंगर। ठीक है, ये याद रखना, सवाल इंपॉर्टेंट है ये भी, कि कौन से इन बर्न इमोशन कौन से हैं। जो बच्चा पैदा होता है अपने साथ लेके आता है, एक लव, उसके पहले दिन से उसके अंदर मोहब्बत होती है, उसे चाह होती है। दूसरा फियर, उसके अंदर खौफ होता है, और एंगर, उसके अंदर गुस्सा होता है। ये इन बर्न इमोशन है। अच्छा, इसके अलावा जो और जिन्होंने स्किनर है, पाब्लो है, टॉलमैन, हाल, लचले, इन सबको हम देखेंगे, तीन को हम देखेंगे, स्किनर, पाब्लो और थॉर्नडाइक भी है। इनकी हम थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे, बिहेवियर से। बिहेवियर वाले जो है ना वो इंसान के बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं, और ये स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म दोनों को काउंटर करते हैं, उनके खिलाफ हैं। कॉन्शियसनेस की बात नहीं कहते हैं, साइंस हर चीज कहते हैं, इंसान के बिहेवियर को साइंटिफिक तरीके से मेजर किया जा सकता है। जैसे सर्वे वगैरह और इस तरह के टेस्ट वगैरह होते हैं इंसान को बिहेवियर को मेजर करने के लिए। और इसी तरह आज ये भी ये कहते हैं, जैसे वो जॉन लाक है, वो कहता है कि मुझे जो है ना वो आप बच्चे दे दो, और फिर जिस तरह चाहते हो मुझसे ले लो। मतलब ये भी वाटसन भी कहता है कि आपको मुझे दो जन आप चिल्ड्रन मुझे दे दो, और आप आप चाहते हैं मैं चोर बना दूं, चोर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, इंजीनियर बना दूंगा, जिस तरह चाहो बना दो। बिहेवियरिज्म वाले ये कहते हैं इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये जो हेरिडिटी है उसकी ये मुखालफत करते हैं। ठीक है, ये बिहेवियरिस्ट मूवमेंट 13 के अंदर स्टार्ट हुई, इसके अंदर तो यही ठीक है। बस देख लीजिए नोट्स को अंदर। तो ये बायोलॉजी को इंफ्राई नहीं, जो हेरिडिटी है, जो बायोलॉजी है, उसको ये करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हर चीज को जो है ना, जो साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, इंसान की बाइट से इस चीज को ये यकीन नहीं रखते। उसके बाद आ जाता है गेस्टाल्ट। मेरे ख्याल खत्म हो जाएंगी 2 मिनट हमारे पास। गेस्टाल्ट कहते हैं जो चीजों को होल देख रहे होते हैं, एज ए होल चीजों को देखना, उसे हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलते हैं। यानी होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। यहाँ पे चीजों के ओवरऑल काम, ओवरऑल बात की जा रही होती है, कि जैसे मैं मिसाल तौर पर 5 दोस्त बैठे हैं, तो मैं देखता हूँ वो ताश खेल रहे हैं। मैं दूर से देखकर तो मैंने समझा ये ताश खेल रहे हैं, लेकिन जब मैं करीब गया तो 2 बंदे ताश खेल रहे थे, 2 3 वैसे ही बैठे थे। अब मैंने परसेप्शन बना ली थी 2 को देख के। यानी जब आप ओवरऑल एक परसेप्शन बना लेती हैं ना कि फला ये कर रहे हैं, यानी होल को देख रहे होते हैं, तो आप उसको ये समझ रहे होते हैं कि ये गेस्टाल्ट के अंदर आप आते हैं। ठीक है, ये होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। और इसके अलावा जो है मेरा ख्याल है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला आया है, तो आप अगर कटने लगे तो जरूर बताइएगा। अच्छा, इसके अलावा गेस्टाल्ट के अंदर थिंकिंग, सेंसेशन, परसेप्शन, इन परसेप्शन की बात होती है, कोई थिंकिंग की बात होती है। जैसे आप किसी से बात करते हैं ना, तो उसने आपको बड़े रॉडली आपके साथ बिहेव किया पहले दिन, आप हमेशा के लिए परसेप्शन बना लेंगे कि ये बंदा तो है ही ऐसा। अगर हो नहीं सकता कि उस वक्त उसकी कंडीशन ऐसी हो। साइकोलॉजी वाले होते हैं, बिहेवियरिज्म वाले, वो तो कहते हो सकता है इस वक्त कंडीशन देखो इस बंदे की क्या है, हो सकता है किसी परेशानी के अंदर हो। ठीक है, तभी उसने ऐसा बिहेव किया हो। लेकिन जो बंदा होगा स्टार्ट वाला, वो कहेगा इसने, ये बंदा है ही ऐसा, ये परसेप्शन बना देगा उसका मतलब। इसके बाद आते हैं ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी। इंसानों को बड़ी अहमियत देते हैं, इंसानों के, ये माजलो की थ्योरी है, कॉर्ल रॉजर्स है, एरिक फॉर्मैन, रोले में, ये सारे कहते हैं कि इंसानों को अहमियत दी जाए, इंसान मशीन नहीं है, इंसानों की कदर की जाए, और उनको जो है वो अहमियत दी जाए, और ये रिवार्ड पनिशमेंट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। और माजलो की थ्योरी हम आइंदा करेंगे, उसके अंदर डिटेल देख लेंगे। कॉर्ल रॉजर्स की थ्योरी सेल्फ कंसेप्ट की बात करती है, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। और उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास साइको एनालिटिक। साइको एनालिटिक जो है वो सिगमंड फ्रॉड, इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। इसको फिर देखते हैं, ठीक है। अभी अगली वीडियो ज्वाइन करते साथ ही मैं इसको बता दूंगा साइको एनालिसिस। 1 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगी, ये वाली जो है वो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के बाद ये मजहबी है। ठीक है, ट्रांसपर्सनल वाले, यानी ये इंसान की बॉडी और उसका जो रिलेशनशिप है ना, इंसान की बॉडी का
और इसके अलावा जो स्पिरिचुअल माइंड का है उसका आपस के अंदर जो है रिलेशनशिप तैयार करिए। स्पिरिचुअलिज्म है इस अपनी जात को पहचानना, अपनी जात के मतलब जानना, अपनी हर एक काम के मतलब नो हो होना। इंट्यूशन के ऊपर ज्यादा बेस करते हैं योगा करने वाले, मेडिटेशन करने वाले लोग, वो ट्रांस यानी जो लोग जो इस तरह सोचते हैं वो उनको ये बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट है साइकोएनालिसिस। बल्कि मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं आपको जो है वॉइस के अंदर जो है वो मैसेज कर देता हूँ दोबारा ज्वाइन करने के बजाय। ठीक है, तो साइको एनालिटिक्स मैं अभी आपको वाइस करता हूँ, और इसके अलावा बाकी ये सारे हो गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बल्कि नहीं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ ताकि आपको कुछ सवाल हो तो वो भी